दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। और हम लोग बात करेंगे आज यूपीआई पे, है ना। यूपीआई अभी तो सभी लोगों को पता होगा क्या मतलब यूपीआई है क्या। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, यानी एकीकृत पेमेंट व्यवस्था है जो डिजिटल रूप से एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट को आसानी से पैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है और 24/7 होता है ना। तो इसमें कुछ बाउंडेशंस पहले थे, लेकिन उस पे चार्जेस नहीं लगते थे। अभी ऐसा बताया जा रहा है कि जो फ्री चार्जेस थे, अर्थात जो यूपीआई में पैसों का लेन देन होता था जिस पे कोई चार्ज नहीं लगता था या कोई भी चार्ज नहीं करता था, उस पे गवर्नमेंट ऐसा योजना बना रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा अभी मतलब सटीक ऐसी चीज़ें नहीं है कि बिल्कुल ये बदलाव हो ही जाएगा या हो ही सकता है। ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट इस पे अब क्या करने जा रही है, यूपीआई पे जो है वो आप लगाने जा रही है चार्जेस, है ना। अर्थात 2000 से एबव अगर आप कहीं ना कहीं पेमेंट करते हैं तो उस पर चार्जेस लगाए जा सकते हैं। ऐसे मतलब बताया जा रहा है। ये ऐसा एग्जैक्ट खबर नहीं है और ये 100% श्योर भी नहीं। इससे पहले भी पिछले अक्टूबर 2025 के आसपास आपने देखा होगा कि ऐसी खबरें चल रही थी कि यूपीआई के जो लेन देन है, पेमेंट सिस्टम है, उस पे एक बाउंडेशन के आधार पे क्या किया जाएगा, पैसे मतलब चार्ज लगाए जाएंगे। अच्छा, यूपीआई आने से आपको पता है कि जो ब्लैक मनी है, जो सबसे ज़्यादा आपको पता होगा कि कैश के माध्यम से ये मतलब हस्तांतरित होता था, एक रास्ते से या दूसरे जगह जाता था, सेटलमेंट होता था, वह कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि सारी चीज़ें यूपीआई या ऑनलाइन पेमेंट जो सिस्टम है, इसके माध्यम से एक बैंक को दूसरे बैंक से जोड़ा गया है। और जोड़ने का काम कौन किया है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई केवल अब भारतीय ही नहीं रहा बल्कि वैश्विक लेवल पर भी अपना पहचान बना चुका है। भारत सहित कुल 9 ऐसे देश हैं विश्व के जहाँ पे यूपीआई कार्य करता है, जिसमें से श्रीलंका भी आपने देखा होगा, और फ्रांस में और यूएई में भी यूपीआई चलता है, और अपना पड़ोसी देश जो नेपाल है उसमें भी यूपीआई से लेन देन होता है। तो भारत सहित टोटल 9 ऐसे देश हैं जिसमें यूपीआई के द्वारा अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा लेन देन शुरू किया गया है या लेन देन हो रहा है। तो यूपीआई एक तरह से आपको ये देखने को मिलेगा कि केवल और केवल राष्ट्रीय स्तर की ही एक तरह से इंटरफेस सिस्टम नहीं रह गया, पेमेंट इंटरफेस नहीं रह गया, जबकि यह वैश्विक लेवल पे अपनी पहचान को बना चुका है। अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ दिक्कतें भी आपको सामने शुरुआत में नज़र आएंगे। चूँकि दिक्कतों में अगर बात कर लिया जाए तो सबसे पहले डिजिटली लिटरेसी अगर देखा जाए तो भारत में अभी भी डिजिटल लिटरेसी उतने बड़े लेवल के लोगों के पास नहीं है जो मतलब होना चाहिए। इसलिए अधिकतर मामले में जो कैश लेन देन होते हैं या डिजिटली जो है कैश लेन देन होते हैं, पेमेंट किए जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि जो पहले के लोग हैं, खासकर डिजिटल रूप से साक्षर जो लोग नहीं हैं, उन पर कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है कि उनके साथ ज़्यादातर में आपको दिखाई देगा कि फ्रॉड जैसे मामले यहाँ पे सुनाई देते हैं ज़्यादा मात्रा में, है ना। अभी तो यहाँ पे एआई आ गया है तो डीप फेक जैसे चीज़ें भी ज़्यादातर में चलने लगी हैं। डीप फेक मतलब किसी का ऑडियो सेम वॉइस में बनाकर और उससे जो है पैसे जो है अपने खाते में ट्रांसफ़र कराना या किसी संस्था के नाम पे ट्रांसफ़र कराना, ऐसी चीज़ें। तो ये सब डिजिटल लिटरेसी के अंग हैं, जिसमें आपको पता होगा डिजिटल लिटरेसी की कमी के कारण ऐसी चीज़ें दिखाई देगी। लेकिन दूसरा भी कारण आपको दिखाई देता है, जो मतलब जो इसके फ़ायदे अगर हम लोग गिनाएं, अर्थात लाभ अगर गिनाया जाए, तो लाभ इसका ये है कि कैश से लेके जब यह यूपीआई के तरफ गया हुआ है एनपीसीआई के तहत, तो इसमें फ़ायदे क्या हुए हैं। पहला चीज़, लोगों को अभी आप जाते होंगे, देखते होंगे, चूँकि भारत विश्व का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, तो वैश्विक लेवल पे जब आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या कहीं पे है तो कहाँ पे? भारत में। तो पहले के मुताबिक अगर बैंकों में अगर आप जा रहे हैं तो पहले के मुताबिक अभी भीड़ जो है वह कम रहती है। नहीं तो पहले लाइन लगाना पड़ता था, सुबह जब भी खुलता था बैंक, उस समय से लाइन लगाना पड़ता था कैश के लिए, और लाइन लगा रहा 4 घंटा लाइन में लगा रहा, तो तक पता चला कि कैसे ख़त्म हो गया, है ना। तो ये सारी सिस्टम चलती थी। अभी यूपीआई हो जाने से, हालांकि एटीएम इससे पहले आया था, है ना, ऑटोमेटिक टेलर जो मशीन है ये पहले आए थे, लेकिन इससे वह मामले सॉल्व नहीं हो सकते थे, क्योंकि अब इसमें भी वही व्यवस्था थी कैश वाली। तो कैश वाली व्यवस्था होने के कारण इसमें भी लाइन लगना पड़ता था, और जाते जाते मतलब जैसे नोटबंदी हुआ था उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, आप लोगों ने भी फेस किया होगा 2016 के आसपास,
कि लाइन में लगते लगते 2-3 बड़े बड़े एटीएम्स में जब जाना पड़ता था और लाइन में लगना पड़ता था, लंबी लंबी कतारें लगी होती थी और मालूम चलता था कि अब पास में पहुंचने वाले ही हैं कि तब तक एटीएम से पूरा कैश जो है समाप्त हो गया है ना। तो लाइन लगने के बाद फिर कुछ फ़ायदा नहीं होता था। तो एक तरह से टाइम का यानी समय का जो मैनेजमेंट है वह भी वहाँ पे जाके कंसर्न होता था और समय के मैनेजमेंट से कार्यबल प्रभावित होता था। जैसे अभी किसी का मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी व्यक्ति को कार्य करना है या अवसंरचना बनाना है, भवन बनाना है, बिल्डिंग बनाना है। अब बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल्स चाहिए और मटेरियल्स अगर आप जहाँ से ला रहे हैं तो उसको, जहाँ से आप मटेरियल्स खरीद रहे हो उसको पैसे चाहिए। तो पैसे चाहिए क्यों? क्योंकि वो भी किसी तीसरे जगह से खरीद रहा है और अपना लाभ जोड़ेगा। तो जब आप उसको पैसे देंगे उस स्थिति में आपको वो सामग्री देगा, तब आपका बिल्डिंग्स या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है बन के तैयार होगा। अब कैश के मामले में अगर आप लाइन में लगते थे, कैश जाते जाते समाप्त हो जाता था और वहाँ पे जब आप पहुँचते थे दूसरे दिन तो वह दुकानदार जो है आपको उधार में नहीं दे रहा है क्योंकि ज़्यादा मात्रा में आपको लेना है। तो एक स्थिति क्या हो गई कि सीधे सीधे आपके 2 दिवस प्रभावित हो गए। एक दिवस तो देगा नहीं, लाइन में लगे लगे ख़त्म हो गया कहानी। दूसरे दिवस आप जाएंगे, फिर लाइन में लगेंगे, फिर मिलेगा आपको पैसा, फिर आप पेमेंट करेंगे, फिर आपका काम होगा। तो ये कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट वाला भी कंसर्न यहाँ पे रहा करता था। तीसरी चीज़ जो होती थी पहले कैश वाला में, उसमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता था। जैसे आपने देखा होगा एक योजना चलती थी, 2005 से ही वो योजना शुरू की गई थी। हालांकि अब अभी 2026 से योजना का नाम बदल के अलग रख दिया गया है, जी राम जी करके रख दिया गया है। उस योजना का नाम था मनरेगा, है ना। और सबसे ज़्यादा भारत में अगर सबसे ज़्यादा फ्रॉड किसी योजना में हुआ है तो मनरेगा में हुआ है ना। अभी तो धीरे 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 इसमें आधार वगैरह ज्वाइन करना, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। इसके पैसे खा जाते थे प्रधान, जो गांव के प्रधान मुखिया होते थे ना, वो खा जाते थे पैसे मनरेगा के। क्यों? क्योंकि जो पैसे आते थे वह प्रधान के अकाउंट में आते थे और प्रधान के अकाउंट में आते थे तो प्रधान उन्हीं लोगों को पैसा देता था जो उनके फेवर में हो। और दूसरा चीज़ ये कि जॉब कार्ड उन्हीं लोगों का लॉन्च किया जाता था जो खासकर खाते मतलब ऐसे ऐसे लोगों का लॉन्च किया जाता था, जॉब कार्ड बनवाया जाता था जो मुख्य रूप से कौशल हैं और कहीं जाके वर्क कर रहे हैं, किसी कंपनी में कमा रहे हैं, उनके नाम से जारी कर दिया गया है जॉब कार्ड। अब कार्य दिवस 2 या 4 दिन कर दिए हैं, उनके नाम से जो भी सैलरी आएगी वो 50-100 रुपया वो जाके उठा लेंगे, दे देंगे। पूरा पैसा जो है प्रधान के खाते में, मुखिया जी के खाते में चला जाता था। अब उस स्थिति में जो है बिचौलिए जो होते थे बीच के, उनके खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाता था, जिसके कारण जो लाभार्थी है उसको लाभ नहीं मिल पाता था। ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं आती थी, जैसे दिव्यांगजनों के लिए पेंशन, जैसे वृद्धा पेंशन होता था, जैसे विधवा पेंशन होता था। इन सभी के लिए पैसे जो दिए जाते हैं, या बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता था। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय बेरोजगारी भत्ता चलाया गया था, अखिलेश जी की सरकार थी उस समय, और बेरोजगारी भत्ता ऑफलाइन था। तो उसमें जो बनवाए जाते थे कागज, उसमें पहले 1000 से 2000 इधर बिचौलिए ले लेते थे और पैसे आने के बाद से सचिव और प्रधान तक आते आते जो पैसे 5000 4000 चल के आते थे, वो आते आते मात्र 500 बचते थे। तो बड़े लेवल पर यहाँ पे घोटाले होते थे, है ना। यानी बीच के जो लोग होते थे वही पैसे को खा जाते थे। एक बार राजीव गांधी ने कहा भी था संसद में कि 1 रुपये अगर मैं यहाँ से भेजता हूँ तो वो जाके जो है जहाँ पे लाभार्थी के पास पहुँचता है वो 25 पैसे पहुँचता है। तो किसी ने वहाँ पे क्वेश्चन किया था कि आखिर 75 पैसे तब क्या हो जाते हैं। तो ये जो 75 पैसे होते हैं वह घिसते घिसते, चूंकि पैसा चलता है तो घिसता है, तो घिसने के कारण कम हो जाते हैं, मतलब बीच जो बिचौली हैं उनके लूटने के कारण कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो है कैश में दिक्कतें थी, कंसर्न हुआ करता था, जिसके कारण यूपीआई लाया गया। लेकिन यूपीआई जब शुरुआत में लाए गए तो इसके ऊपर लोगों का मतलब ज़्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि वही बात थी जो डिजिटल लिटरेसी वाली बात की जा रही है। दूसरा चीज़ कनेक्टिविटी की भी बात आप कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि भारत में अब मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि 6G आएगा। क्या आएगा? 6G आएगा, माने 6वां जनरेशन आएगा नेटवर्किंग का। लेकिन अभी आप शुद्ध रूप से अगर एक कमरे में चले जाइए, अभी मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, राजधानी क्षेत्र में एक कमरे में चले जाइए, इस समय अगर सबसे बड़ा कोई कंपनी है भारत में तो जियो है। हालांकि मैं इसको बड़ा कंपनी नहीं मानता हूँ, इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि यह अभी बिचौलिए वाला ही काम किया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उस समय सोया हुआ था।
तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उस समय सोया हुआ था, और इसी के चलते, सोने के ही चलते यह जियो जब आया तो अपने से छोटी जितनी कंपनियां थी भारत में, बहुत सारी कंपनियां थी, उन सबको खा गया और खा के अपने आप राजा बन गया। अब खा गया, उसकी बहुत लंबी एक कहानी है, उसके पीछे मैं नहीं जा रहा हूँ, चूंकि यूपीआई पे हम लोग काम कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। तो यह जियो का एक अधिकार है। अभी ये 5G प्लस चल रहा है ना, ट्रू 5G के रूप में। और पैसे आप देखेंगे कि एक समय था कि अनलिमिटेड सारी चीज़ें मतलब हो रही थी, एक तरह से आदत लगाना, और आदत लगाने के बाद से फिर आप उसके आदी जब हो जाते हैं किसी चीज़ की, किसी वस्तु के, चाहे वो शबाब हो, चाहे शराब हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसके आदी अगर आप हो जाएंगे तो उसके सीधे सीधे गुलाम हो जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पे ये चीज़ें होने के कारण आपको देखेगा कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। मालूम चला कि वो 2000 रुपया भेजा, बीच में नेटवर्क के गायब हो गया और पैसा फंस गया, फिर 24 घंटे बाद आएगा, है ना। तो यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें, शुरुआत में तो और ही ज़्यादा प्रॉब्लम था, अभी तो मतलब 5G प्लस चल रहा है। खैर वो मैं नहीं मानता 5G प्लस, जो आप बाहर निकलेंगे तो चलेगा 5G प्लस, अंदर जाएंगे तो 5G 2G भी नहीं चलेगा, कॉल भी नहीं हो पाएगा, वो अलग चीज़ें हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब परेशानियाँ होते हुए यहाँ पे नज़र आएंगी। उसके बाद से क्या हुआ, धीरे धीरे लोग लिटरल हुए। उसके बाद से धीरे धीरे जब लोगों के पास मोबाइल आया, मोबाइल ब्रांड अलग अलग कंपनियां यहाँ पे जब इन्वेस्ट करना शुरू की, तो धीरे धीरे, चूँकि आपको पता है कि मार्केट में जब एक ही तरह के अलग अलग एक ही मतलब वस्तु के अलग अलग विक्रेता होते हैं और क्रेता कम होते हैं, तो वहाँ पे वस्तु की रेट जो होती है कम हो जाती है। तो जैसे ही मोबाइल का रेट कम हुआ, उसके कारण क्या हुआ, कंजप्शन ज़्यादा हो गया। कंजप्शन जब ज़्यादा हो गया तो घर घर मोबाइल हो गया। अब लोगों के पास यूपीआई आना शुरू हो गया। इसके पीछे भी एक लालच दिया जाता था, पहले बहुत सारे ऐप आते थे। अच्छा, आप लोग अभी भी जानते होंगे बहुत सारे ऐसे ऐप है, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, या फिर से मुख्य रूप से फ़ोन पे हो गया, ऐसे बहुत सारी ऐप है, एप्लीकेशन। तो ये सभी के सभी एप्लीकेशन भले 75 ठो बना लिया जाए या 100 ठो बना लिया जाए, लेकिन ये सभी के सभी किससे मतलब इंटरकनेक्टेड हैं, सभी के सभी कनेक्टेड हैं किससे, यूपीआई से कनेक्टेड है ना। अब इसके लाभ क्या हुए, लाभ के बारे में मैं बात बता रहा था कि इसके लाभ ये हुए कि जो लाभार्थी हैं उनके पास तुरंत पैसा पहुंच गया। जैसे मनरेगा में आपने देखा हो कि आधार से सीड हो गया, तो व्यक्ति वहाँ पे जाएगा, काम कर रहा है, आ रहा जा रहा है, वो पूरा जाएगा, उसका अटेंडेंस चढ़ेगा, उस हिसाब से उसके खाते में पैसा आएगा, और उसके खाते में पैसा डायरेक्ट किसी बिचौलिए के माध्यम से, किसी नेताजी के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट उसके बैंक में ट्रांसफ़र किया जाएगा, और वह आसानी से अपने यूपीआई के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। वैसे पीएम किसान जो है, किसान सम्मान निधि, उसमें भी आपने देखा होगा कि डीबीटी के माध्यम से कितने किसानों को फ़ायदा हुआ है। ये फ़ायदा इसलिए हुआ है क्योंकि उसमें आसानी से उनके खाते में, लाभार्थियों के खाते में पैसे चला जाता है। तो उस तरह से बीच के बिचौलिए जो पैसे कहा जाता था कि 6000 रुपये अगर भेजा जा रहा है तो सीधे पहुंचेगा 1000, वो 6 के 6000 उनके खाते में तो यूपीआई आ जाने से बेनिफिट हुआ ये जो मैं बता रहा था कि जो लाभार्थी हैं उनके खाते में डायरेक्ट जो है वह पैसा चला गया। डायरेक्ट जो लाभार्थी हैं, जैसे वृद्धा पेंशन वाले हैं, या दिव्यांगजन हैं, या महिला जो हैं, या उसके साथ साथ आप देखेंगे कि महिलाओं के साथ साथ जो विधवा हैं, विधवा जो महिला हैं, ये सारी जो पेंशन, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है, ये सारे ऐसे बहुत सारे बेनिफिशरी जो योजनाएं हैं वो सीधे सीधे डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए यह कहाँ पे पहुंचा, यह डायरेक्ट पहुंचा उनके खातों में, है ना। किनके खातों में, तो डायरेक्ट जो लाभार्थी हैं उनके खातों में पहुंचा। अब इससे क्या हुआ, इससे लाभ हुआ कि एक तो लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है। अब 24/7 जब जहाँ है, जिस स्थिति में है, आपके बैंक के अकाउंट में अगर पैसा नहीं भी है, अगर किसी तीसरे जगह से मंगाना है तो आप मंगा सकते हैं, और आसानी से आप जहाँ भी बीच में या कहीं बीच रास्ते में फंसे हो तो आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब अगर कैश वाली मामला होता तो कैश वाले मामले में क्या होता था, कैश वाले मामले में आपको दिखाई देगा कि पैसा आपके पास ख़त्म तो किसी तीसरे के पास लेने जाना ही पड़ेगा, उसके बाद से या उससे मंगाना पड़ेगा, फिर वो आएगा, फिर मतलब फिजिकली ये सारी चीज़ें होती थी, फिर समय लगता था, टाइम ज़्यादा उसमें लॉस होता था। तो ये समय का जो है इसमें बचत होगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे सिक्योरिटी के लेवल पे, तो सिक्योरिटी के लेवल पे जितना ज़्यादा पैसे अनसिक्योर होते हैं उतना ज़्यादा यूपीआई अनसिक्योर इसलिए नहीं होता है। अगर डिजिटली लिटरेचर वाली चीज़ें अगर हटा दी जाए तो इसलिए नहीं होता है
क्योंकि इसमें अगर कोई व्यक्ति आपका मोबाइल चुरा लिया, तो अभी तो ऐसा हो गया कि अगर उसमें आपने अपना सिम कार्ड अगर बंद करवा दिया, तुरंत एफआईआर करा के अपना सिम कार्ड बंद करवा दिए या अपना लॉक करवा दिए अकाउंट, तो उसके बाद से आपके पैसे को वो नहीं निकाल सकता है, नहीं ट्रांसफ़र कर सकता है ना। और वही कैश वाला था तो कोई भी चाकू निकाल के सीधे आपसे कैश जो है वो ऐंठ लेता था। और तो ये सारी चीज़ें थी। हालांकि इसके बहुत सारी खामियां भी हैं। खामियों में आप देख सकते हैं कि जो मैं बता रहा था कि डीप फेक करके जो वीडियो बनाया जा रहा है या ऑडियो बनाया रहा है, ऑडियो बनाने के बाद से जो उनसे पैसे मतलब लिए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए सबसे सफल कार्यक्रम में है तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है। अब इस पे अगर ये सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं, अगर इस पे पैसे लगाए जा रहे हैं, तो जो पहले के लोग हैं या जो लोग ऐसा मतलब इस तरह से इसमें आ चुके हैं, इसके आदी हो चुके हैं, इसके आदतों में ढल चुके हैं, वो फिर से एक तरफ से बैंकों की तरफ रुख करना शुरू कर देंगे, तो फिर वो सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा लगता नहीं है कि लगाया जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसा बताया जा रहा है कि 2000 से अधिक यूपीआई लेन पर शुल्क लगना है या लगना वाला यह प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अभी ऐसा क्लियर नहीं हुआ है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें बताया गया हो कि बिल्कुल ये लग गया है या इस दिन से लग गया है, तो अभी लगाया नहीं गया है। लेकिन यूपीआई के बहुत सारे फ़ायदे मैंने आपको बताया, जिसमें पर्सन टू पर्सन यूपीआई हस्तांतरण निःशुल्क जो है वो रहता है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। इसमें अलग अलग आप ऐप के माध्यम से अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसमें बोनस भी मिलता है। उसके माध्यम से अगर आप इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें भी अब बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जैसी प्रक्रियाएं भी शुरू कर दी गई हैं। तो ये सभी चीज़ें इसमें ऑन द होल पे आपको दिखाई देगा, है ना। तो अभी तो मतलब प्रेजेंट की मामला ये है कि कोई भी अभी इस पे बाउंडेशन नहीं लगाया गया है कि इतना भुगतान करने पर इतना पैसा या इतना ये वगैरह लगेगा। ऐसा कोई बाउंडेशन यहाँ पे अभी नहीं है, लेकिन आगे ऐसा बताया जा रहा है कि लगाया जाएगा। लेकिन मतलब आलोचकों का कहना है इसमें अगर देखा जाए कि यूपीआई इसलिए सफल हुआ क्योंकि ये मुफ्त था, लेकिन डिजिटल भुगतान अगर इसमें अगर शुल्क लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसमें हतोत्साहत होते हुए दिखाई देगा। वही नकदी का उपयोग फिर से बढ़ेगा, फिर काला धन, वही सारी चीज़ें उधर की ओर लोग फिर से जाना शुरू कर देंगे, ठीक ना। तो इसीलिए ऐसा नहीं अभी मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे इस पर लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग अगला रुख क्या होता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।